नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ प्रेरणापूर्वक विचारों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और बहुत कुछ खो देते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो नश्वर की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसका दुख नहीं होता, लेकिन जो चीज हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे मूल से जुड़ी हो और अगर हम उनको खोते चले जाएं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव आने वाली अनेकों पीढ़ियों पर पड़ता है। आपने सुना होगा कोहिनूर हीरे के बारे में। 14वीं शताब्दी में ये कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा के खनन क्षेत्र से निकला था। उस समय ये 793 कैरेट का था। ये वो हीरा उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। अनेकों लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा ये कोहिनूर हीरा और अनेकों मुगल आक्रांताओं के हाथों से होता हुआ फिर ये हमारे महाराजा रणजीत सिंह के पास रुका। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात ये हीरा उनके नाबालिग पुत्र से लाहौर की संधि के अनुसार इंग्लैंड को सौंप दिया गया और इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के हाथ चला गया। इस हीरे को खोने का दुख हम सभी को है, लेकिन ऐसे समय में जब हम विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे समय में, ऐसी जागरूकता में हम अनेकों अनमोल धरोहर रूपी हीरों को अपने हाथों से गंवाते चले जा रहे हैं। क्या हम उस बात से भिज्ञ हैं? शायद नहीं। मैं बात करने जा रही हूँ भारत की प्राचीन योग पद्धति, जो कभी हमारे सभी के जीवन का आधार हुआ करती थी और भारत की पहचान भी होती थी। हमारे ऋषि मनीषियों ने वेदों में भी इसका वर्णन किया है और योग से संबंधित अनेकों ऐसे शास्त्रों की रचना हुई ताकि मानव जीवन इसको प्राप्त कर, इसे अपने जीवन में ढालकर अपने आप को स्वस्थ रख पाए और भारत की आने वाली धरोहर भी इस संपत्ति को प्राप्त कर समृद्धि को प्राप्त होती रहे। लेकिन विडंबना की बात है, आज हम अपनी प्राचीन योग पद्धति को खोते चले जा रहे हैं, जिसका आविष्कार, जिसके अन्वेषण में हमारे ऋषि मनीषियों की सूझ मेधा कार्य करती रही, आज हम उससे भी परिचित नहीं हैं। हमारे अनेकों योग आसन है, जैसे कूर्मासन, भुजंगासन, ताड़ासन, वृक्षासन। आप एक एक आसन की चर्चा कर लीजिए। कूर्मासन, कूर्म का अर्थ क्या है? कूर्म संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कछुआ अर्थात कच्छप। भुजंगासन, भुजंग का नाम क्या है? सर्प। सर्प ही भुजंग का पर्याय है। सांप की मुद्रा से भुजंगासन की खोज हुई, कच्छप की मुद्रा से कूर्मासन की खोज हुई। ताड़ासन, ताड़ वृक्ष से हमारे ऋषियों ने ताड़ासन की खोज की। वृक्षासन, वृक्षों को देखकर कैसे वृक्षासन की मुद्रा होनी चाहिए। ये योग पद्धति के जितने भी आविष्कार हमारे ऋषि मनीषियों की देन हुई और आज विश्व के जिस भी कोने में ये भारतीय प्राचीन योग पद्धति पहुंची है, वो भारत से निकलकर ही पहुंची है और भारत से निकलती निकलती ये विदेशों की धरती पर अपना रंग जमा रही है और भारत अपनी इस अनमोल धरोहर से वंचित होता चला जा रहा है। अमेरिका इसी योग पद्धति पर आज अमेरिका $1 बिलियन योगा इंडस्ट्री खड़ी कर चुका है और योग के नए नए वर्जन निकाल रहा है और हमारी अपने ही महापुरुषों की, अपने ही ऋषियों की खोज हम अपने हाथों से गंवाते चले जा रहे हैं। हम अपने योग को लेकर भिज्ञ नहीं है। पिछले कुछ समय पूर्व रामदेव जी ने योगा पद्धति को पुनर्जीवित किया। बहुत जगह पर उन्होंने मंच लगाए, लोगों में प्रेरणा पैदा की, योगासन की, प्राणायाम की, बहुत कुछ उन्होंने किया। ये प्रशंसनीय था, ये सराहनीय था। उसमें से हम कितने लोग जाग पाए, कितने लोग योग की ओर बढ़ पाए? इससे पूर्व राजीव दीक्षित जी के महत प्रयास रहे भारतीय प्राचीन योग पद्धति से मानव समाज को जोड़ने के लिए, हम में से कितने सजग हो पाए? नहीं हो पाए। उनका बलिदान भी व्यर्थ चला गया। इसलिए अब भी समय है हम अपने योग को जाने। सिर्फ वो कोहिनूर हीरा हमारे दुख का कारण क्यों है? ये भारतीय योग पद्धति उस कोहिनूर हीरे से कई गुना ज्यादा महत्व रखती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, जो हमारे देश का एक आधार स्तंभ है। हम उससे ही वंचित होते चले जा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व आपको सूचना मिली थी कि रूस मंगलयान पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है और इसी रूसी स्पेस मिशन के जो प्रमुख और साथ ही मंगल 500 अभियान का नेतृत्व कर रहे रूसी बबेव जी ने कहा था, हम हर संभव ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसी पद्धतियों को खोजें जो हमें स्पेस मिशन में सहायता कर सके। और उनकी नजर गई इसी योग पद्धति पर। चूंकि भारत से ही योग का ज्ञान अनेकों देशों विदेशों में पहुंचा था, तो इस समय रूसी बबेव जी तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं की योग पद्धति से प्रभावित हुए। दलाई लामा जी से स्वीकृति लेकर उन्होंने स्वयं बौद्ध भिक्षुओं की योग पद्धति पर अनुसंधान किया, आविष्कार किया कि इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे स्पेस मिशन में सहायता कर सके।
जैसे तिब्बती बुद्ध भिक्षुओं ने इसी योग साधना को अपने जीवन में उतारते हुए, इस पर चलते हुए ऐसी ऐसी स्थितियां प्राप्त की है कि जब तिब्बत के पठारों पर बर्फ गिरती है, उस बर्फ के नीचे बैठकर उनको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है। -डिग्री से भी नीचे जब तापमान चला जाता है, वो अपने आप को फिर भी उसमें स्थिर रखते हैं और तब भी ऐसी स्थिति में उनके शरीर से पसीना गिरता रहता है। ऐसी उपलब्धि वो बौद्ध भिक्षु वहां मार्गदर्शन में प्राप्त कर रहे थे। तो ऋषि बबेव जी चाहते थे कि इनके पास ऐसा जो कुछ भी है, जो -डिग्री टेम्परेचर में भी अपने आप को स्थिर रख पाते हैं, अगर ये चीज हमारे वैज्ञानिकों के पास आ जाए तो हमारी स्पेस मिशन में हेल्प हो सकती है। दूसरा, ये जब ऐसी अवस्था में चले जाते हैं, जब डॉक्टर्स इन्हें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर देते हैं, फिर भी वो उस अवस्था से बाहर निकल आते हैं। बिना ऑक्सीजन के भी ये अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। इनके शरीर से सड़ान नहीं आती, इनका शरीर गलित नहीं होता है। ये कौन सी चीज इनके पास है जो बिना ऑक्सीजन के भी अपने आप को ये स्वस्थ रख सकते हैं? क्योंकि जैसे स्पेस पर जब कोई ट्रैवल करता है तो वहां आप जानते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसी कम ऑक्सीजन में अपने आप को सरवाइव रखना और साथ ही साथ इस मिशन से संबंधित कार्य करने और इतनी कम जगह में, इतनी कम सुविधा में, कम सामग्री के साथ इस लंबी स्पेस मिशन को तय करना बहुत दुर्लभ कार्य होता है। इसलिए ऋषि बबेव जी चाहते थे कि जो इन भिक्षुओं के पास, इन साधुओं के पास जो शीत निद्रा, अर्ध सुप्तावस्था की स्थिति है कि शरीर जीवित है लेकिन डेड लग रहा है, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेड है, लेकिन वो अपने आप को उस डेड शरीर में भी जीवित कर लेते हैं। अर्थात ऐसी योग पद्धति को वो जानना चाहते थे और दलाई लामा जी से स्वीकृति लेने के बाद वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। ये अलग बात है कि पीछे यूक्रेन वॉर की वजह से या पीछे कोरोना फैला, ये अभियान टल गया थोड़ी समय के लिए, लेकिन उनकी नजर भारत की योग पद्धति पर गई, जो इतनी अनमोल है, जो हम अपने हाथों से स्वयं गवा रहे हैं और बाहर वैज्ञानिक प्रभावित हो रहे हैं। आश्चर्य ये था कि रूस के वैज्ञानिकों की नजर इस योग पद्धति पर गई है। क्या भारत की अपनी ही इस मूल धरोहर योग पद्धति पर कभी इस बात के लिए नजर गई कि हम भी अपने स्पेस मिशन के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स पर रिसर्च करें जो हमारे स्पेस मिशन के लिए काम आ सके? शायद नहीं गई, क्योंकि शायद हम समझ ही नहीं पाए कि ये जो भारत की योग पद्धति है, ये किसी कोहिनूर से कम नहीं है। तीसरी जो चीज हम अपने हाथों से खुद गवा रहे हैं, वो है अपनी मूल धरोहर की मूल भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत अत्यंत प्राचीन भाषा है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। लेकिन हम अपनी इस भाषा से उत्पन्न संतानों के प्रति इतने आकर्षित हैं और अपनी मूल भाषा को अपने हाथों से ही खो रहे हैं। आज संस्कृत को सीखने के लिए जर्मनी और डच में जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां अनेकों विदेशियों की होड़ लगी है। अनेकों विदेशी वहां संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अनेकों प्राप्त करने के लिए पंक्ति में लगे हैं। लेकिन जो हमारी ही अपनी धरोहर है, हम अपनी ही संस्कृत भाषा से दूर होते चले जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि जब भारत पर आक्रमणकारी आए, केवल भारत को लूटने के लिए नहीं, भारत की सांस्कृतिक धरोहर से भारत को वंचित करने के लिए। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैंने +2 की और कॉलेज में एडमिशन ली, तो मुझे कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि मैंने संस्कृत भाषा का विषय रखा था। मेरे आगे ऑप्शनल विकल्प रख दिए गए कि या तो आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए या आप फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए, लेकिन संस्कृत हम आपको नहीं रखने देंगे। हमारे कॉलेज में संस्कृत का विषय ही नहीं है। मजबूरन पढ़ाई करने के लिए, चूंकि उस समय हमारे शहर में एक ही कॉलेज था, मुझे अपना संस्कृत विषय छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं संस्कृत के प्रति प्यार कभी नहीं छोड़ पाई। संस्कृत भाषा में ग्रंथों का अध्ययन किया और संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को समझने की कोशिश की। विडंबना की बात है, अनेकों वैज्ञानिक रहस्यों से भरे हुए हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में हैं, आज हम उनका जो वर्जन पढ़ते हैं सिर्फ हिंदी भाषा में पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। और ये ट्रांसलेशन हमारे आक्रांताओं ने कराई है कि इनको अपनी ही संस्कृति पर उपहास हो, ये अपने ही ग्रंथों के प्रति उपहासास्पद की स्थिति लेकर इनसे दूर चले जाएं। जबकि जो हमारे मूल संस्कृत है वो शुद्ध है, वैज्ञानिक है, अनेकों रहस्यों से भरी है, अनेकों तत्वों से भरी है। और आज उस संस्कृत को सीखकर विदेशों में रिसर्च हो रही है, आविष्कार हो रहे हैं, नए नए ऐसे ऐसे उपकरण खोजे जा रहे हैं, और हम आज भी अपनी इस धरोहर से वंचित होते चले जा रहे हैं। संस्कृत भाषा है क्या?
जिनसे सारी भाषाएं निकली है। संस्कृत में हम माँ को मातृ कहते हैं, मातृ से ही मदर शब्द निकला है। जिस आंग्ल भाषा को बोलकर हम अपने आप को वेल एजुकेट अनुभव करते हैं, वो संस्कृत भाषा से ही निकला है। मातृ से निकला मदर, पितृ से निकला फादर, भ्रातृ से निकला ब्रदर। ये सब संस्कृत भाषा की उपज है। हम समझ ही नहीं पाए संस्कृत के व्याकरण को लेकर। तभी तो ये घोषणा कितने साल पहले हुई है कि जो कंप्यूटर के जगत के लिए, टेक्निकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए संस्कृत ही एकमात्र उपयुक्त भाषा है। कंप्यूटर जगत भी आने वाले समय में जब संस्कृत को उठाएगा, हम उस समय संस्कृत की ABCD सीखने के लिए खड़े होंगे, जब तक विदेशी लोग संस्कृत भाषा में पूरी तरह से पारंगत हो चुके होंगे। क्यों ऐसी स्थिति में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं? स्कूल्स में संस्कृत नहीं है तो आज ऑनलाइन ऐसी कितनी क्लासेस उपलब्ध हैं जो संस्कृत सिखा रही हैं। ऐसी कितनी सुंदर सुंदर संस्कृत की किताबें हैं जिसे आप घर बैठकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संस्कृत के आचार्य हैं, उनके पास जाकर पर्सनल आप एजुकेशन गेन करें, संस्कृत को समझे तो सही। आप संस्कृत को जब समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा आज हमारे समाज में जो संस्कृत भाषा के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद है वो गलत है, कई स्थानों पर गलत है। और जो इंग्लिश अनुवाद है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसमें भी बहुत सारे अनुवादित हस्तक्षेप हुए हैं, अर्थों का अनर्थ करने की कोशिश की है। आज गलत परिभाषा से मंडित हम ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संस्कृत को पढ़िए, संस्कृत से पढ़िए, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके पढ़िए। आने वाली कड़ियों में मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत को हम कैसे सीखें, किस तरह से सीखें, अपनी मूल धरोहर से कैसे जुड़े। संस्कृत की अगर आपको बेसिक एजुकेशन चाहिए तो हम आपको वो भी उपलब्ध करवाएंगे। तो प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप संस्कृत से दूर मत जाइए। आज जहां सोशल मीडिया पर छोटी छोटी वीडियोस देखने को, उनको स्क्रॉल करने का आपके पास इतना टाइम है, आप उस टाइम को संस्कृत भाषा को सीखने में लगाएं, ताकि आने वाली जनरेशन जो हमारी है वो हमसे सीखे और अपनी धरोहर को समझे, हमें विदेशों के आगे फिर हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे आशा है आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। संस्कृत किसी कोहे नूर से कम नहीं है। आप अपने इस कोहे नूर को संभालिए और स्वयं गर्व से कहें कि हमारी ही धरोहर है संस्कृत भाषा और हम इसे जानते हैं।